अगर हम देखें तो इन द लास्ट 1 decade और 2 decades क्राइम हैज इवॉल्व्ड अ लॉट। आपके वास्ट एक्सपीरियंस के अंदर हाउ डू यू फील कि इतने चेंजेस के साथ पुलिस कैसे इवॉल्व कर रही है? और क्राइम के ट्रेंड में बहुत फर्क आया है। पहले फिजिकल क्राइम होते थे, अब डिजिटल क्राइम का जमाना आ गया है। टेररिज्म को आप किस तरह से देख रहे हैं कि क्या क्या चैलेंजेस डीबी फेस कर रही है? जहाँ तक बात टेररिज्म की है, टेररिज्म का सबसे बड़ा जो चीज है उसमें ये है कि उनको पॉपुलैरिटी चाहिए, उनको एक सेंसेशन क्रिएट करना है। दिल्ली हमारा राजधानी है देश की, यहाँ कोई भी छोटी सी बात होती है तो लाइमलाइट में आता है। तो सर कम्युनिटी का रोल आप कैसे देखते हैं? ये दुर्भाग्य की बात है कि पेरेंट्स को बच्चों की गलतियाँ सबसे बाद में पता चलती है। सर ये ड्रग्स आपको लगता है बड़े शहरों की प्रॉब्लम है या पूरे इंडिया में फैलती जा रही है? जो आदमी डिलीवरी कर रहा है वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन पीछे के सारे बैक चैनल ऑब्सक्योर हैं, क्योंकि ड्रग ट्रैफिकर्स जो है उनका स्ट्रक्चर एक ओनियन की तरह है, लेयर्ड है वो लोग। आपका इतना लंबा करियर रहा है, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग ऑपरेशन रहा हो? एक डीटीसी के बस में एक आदमी जेब तराशी कर रहा था, यंग लड़का था, उसने जबरदस्ती पकड़ लिया उसका हाथ, जेब तराशी कर रहा था, जो पिक पॉकेटिंग कर रहा था, उसका इंडेक्स फिंगर चाकू के बीच में आ गया और पूरे का पूरा चाकू छीना झपटी में ये उंगली कट के गिर गई। एंड सर अब दिल्ली जो अपने आपने जो एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा गैंग्स वॉर भी काफ़ी ज़्यादा हुई थी, फिर चाहे बिश्नोई की हो या कोई भी हो, या इनफैक्ट हम अभी भी देखें नजफगढ़ साइड में या पिछले वाले एरियाज के अंदर काफ़ी ज़्यादा गैंग वॉर्स हैं। तो उसको दिल्ली पुलिस कैसे टैकल करती है? देखिए, गैंग्स हैं तो आपस में राइवलरी भी होगी इनकी, और राइवलरी होगी तो कहीं ना कहीं गलत परिणाम निकलेंगे। जैसे भी कोई इंसिडेंट इस तरह का रिपोर्ट होता है, उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है, प्रॉपर तरीके से उसको काम करके रोकते हैं। प्रिएम्प्ट करके नहीं रोका जा सकता है इसको, कि ये तो प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि एक पर्टिकुलर गैंग की लागबाजी इस पर्टिकुलर गैंग से है, तो उस पे निगाह रखना, या उनको क्रिमिनल्स, एक तो पहले क्रिमिनल खुद ही अंडरग्राउंड होते हैं, भागे हुए होते हैं, तो उन पे आप निगरानी क्या रखेंगे, उन्हें बचाएंगे कैसे? तो इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो गैंग वार में डिफिकल्ट होते हैं इन्वेस्टिगेट करना भी, और जो सस्पेक्ट है उसको बचा पाना भी मुश्किल होता है। तो वो बच पाए या ना बच पाए, बट ये सब चीज़ें जब दिल्ली जैसे शहर में होती है ना, तो बिकॉज दिल्ली इज नेशनल कैपिटल, ये बाहर बहुत ज़्यादा कवर में होती है कि दिल्ली इज एरिया ऑफ क्राइम, जहाँ पे कोई भी आके किसी को भी गोली मार के जा सकता है, तो उससे बहुत डर का माहौल बन जाता है। देखिए, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि दिल्ली में पर लाख पुलिस अफसरों की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो ऑल इंडिया की तुलना में बहुत ज्यादा है, 530 है। तो इतनी पुलिस है, फिर भी हर चीज को काबू में नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए प्रयास करते रहते हैं, जैसे भी कोई लीड आती है उस पर काम करते हैं। तो सर ह्यूमन ट्रैफिकिंग वो भी दिल्ली में बहुत, मतलब बहुत कॉमन तो नहीं है लेकिन फिर भी इजीली अवेलेबल है। प्रोस्टिट्यूशन हो गया, ड्रग रैकेट्स हो गए, ये सब चीज़ें इतनी खुलेआम अवेलेबल है, तो क्या इसमें प्रोएक्टिवनेस दिल्ली पुलिस करती है कि कैसे इसमें कंट्रोल कर रही है? बिकॉज लास्ट एंड स्पास जो हैं हैप्पी एंडिंग का कॉन्सेप्ट के साथ जो थाईलैंड से यहाँ पर आया है, उस तरह से प्रोस्टिट्यूशन इवॉल्व हो रहा है, एंड ऑल ऑफ देम आर आइदर ट्रैफिक थ्रू बंगाल या कहीं और, या फिर यहाँ पे आके भी लड़कियाँ बाहर ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। अब और जो ये बैगर सिस्टम है, वो छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे हैं, अब या तो वो उन्हीं के बच्चे हैं या फिर अगेन दैट दोज आर पार्ट ऑफ लार्जर कॉन्स्पिरेसी, उसमें हम कैसे डील करते हैं? देखिए, आपने एक ही सवाल में कई सवाल डाल दिए। पहले अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में काफ़ी स्ट्रिंजेंट लॉ हैं, विशेष तौर से जो माइनर गर्ल्स हैं या उनके लिए तो प्रयासरत रहती है हमेशा। बहुत सारे एनजीओ के साथ मिलकर पुलिस काम करती है, और हर कोशिश ये रहता है बच्चों को रिकवरी करने की। पर इसके साथ दुख की बात यह है कि आज भी जो बच्चे किडनैप होते हैं या उनको पुलिस रिकवर नहीं कर पाती। बहुत जगह आप देखेंगे कि छोटे बच्चे भीख मांग रहे हैं या किसी आदमी के साथ लग के भीख मांग रहे हैं। यहाँ जहाँ ऐसे जो भी बच्चे मिलते हैं, दिखते हैं, चाहे रेलवे स्टेशन पे भीख मांगते हुए मिलते हैं, उनका एक डाटा बैंक बनाने की ज़रूरत है। कुछ नहीं करना है, हमारे पास उनका डिटेल सारे फिंगरप्रिंट ले लें, उनकी डीएनए रख लें,
जब भी कोई पेरेंट आते हैं और ये शिकायत करते हैं कि मेरा बच्चा गुम है, तो उन पेरेंट्स का भी डाटा बैंक लेना है, उनका डीएनए लेना है और उससे मैच कराना है। बगैर टेक्निकल यूज के इस समस्या का निदान नहीं है। जो भी बच्चा इस देश में गुम हो रहा है, किडनैप हो रहा है, वो हवा में तो उड़ेगा नहीं। जी। फिजिकल एग्जिस्टेंस उसकी कहीं ना कहीं है। अब या तो पुलिस उस तक पहुंचे या एक प्रीएम्प्टिव काम करे कि जहां कहीं भी इस तरह के बच्चे मिलते हैं, जहां तरह के इस तरह के, आपको सुन के बड़ी हैरत होगी कि नॉट ओनली दिस, बहुत से एडल्ट भी ऐसे होते हैं जिनकी गुमशुदगी लिखी जाती है और वो पुलिस तलाश नहीं कर पाती है। तलाश इसलिए नहीं कर पाती है कि हमारे यहाँ मिसमैच है, डाटा मिसमैच है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी डेड बॉडी मिलती है, आप आए दिन देखेंगे अखबार में, पुलिस एक वेग सा पिक्चर किसी का डाल देगी कि फाउंड डेड। तो उनके डीएनए को प्रिजर्व करके एक नेशनल लेवल पे, मैं तो कहूँगा नेशनल लेवल पे एक डाटा बैंक बनाने की जरूरत है जिसमें लॉस्ट, फाउंड और मिसिंग इसके अतिरिक्त जो लोग रोम अराउंड कर रहे हैं, बहुत से लोग, कई बार आप देखेंगे कोई पागल घूम रहा है। पागल कहाँ से आ जाएगा? हवा में तो पैदा नहीं हुआ, वो कहीं ना कहीं तो से तो वो आया है। कोई ना कोई तो उसका भला सोचने वाला होगा जिसने पुलिस में रिपोर्ट करवाई है। पर होता क्या है कि अगर आदमी का दिमाग चला गया, उसे पता ही नहीं है कि वो दिल्ली में है या नोएडा में है। अब दूसरी समस्या की बात की आपने, प्रोस्टिट्यूशन की। प्रोस्टिट्यूशन मानव इतिहास का सबसे पुराना प्रोफेशन है। इसको आप कानून से नहीं रोक सकते। हमारा कानून बड़ा स्पष्ट रूप से यह कहता है कि अगर एक स्त्री अपने मर्जी से किसी के साथ हम बिस्तर होती है तो आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन प्रोस्टिट्यूशन में कार्रवाई इसलिए करते हैं क्योंकि वहां फेवर इन्वॉल्व है, वहां पैसा इन्वॉल्व है या किसी के द्वारा करवाया जाना इन्वॉल्व है। जी जी। ये इतने छद्म रूप से करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं विलिंगनेस उस लेडी की भी होती है कि जब भी केस रजिस्टर होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, या तो वो लड़की मना कर देगी या कोई ना कोई ऐसे टेक्निकल रीजन होंगे जिसके वजह से वो छूट जाएंगे। इसका परिणाम ये होता है कि पुलिस भी कई बार रिलक्टेंट होती है मुकदमा दर्ज करने में, कहीं छापा मारने में। बिकॉज हाँ, एट द एंड ऑफ द डे आप उसको उनको कहीं पे रीसेटल भी करते हो, वो फिर से उसी क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये सोशल प्रॉब्लम ज़्यादा है, इसमें एनजीओज को इन्वॉल्व करके या हमारा जो सोशल जस्टिस सिस्टम है। आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी ड्रग्स की, तो ड्रग्स के साथ भी ऐसा ही है। आप देखें रोड पे आपको ड्रग एडिक्ट्स घूमते मिल जाएंगे, जी, बहुत से होमलेस मिल जाएंगे। जरूरत है ऐसे लोगों को जबरदस्ती पकड़ के किसी डी एडिक्शन सेंटर में डाल के उनको ठीक करने की। और सर कम्युनिटी का रोल आप कैसे देखते हैं एट लार्ज? कि घर, बिकॉज हर चीज़ स्टार्ट तो घर से ही होती है और फिर एक गली की होती है, गांव की होती है, और कुछ रिलीजियस जैसे मौलवी हो गए, पंडित हो गए, सब हो गए। इनका रोल आप कैसे देखते हैं कि बच्चों को बचाने में? देखिए, हमारे समाज का और हमारे परिवार का रोल सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर हम बच्चे की परवरिश की बात करते हैं तो सबसे पहली जिम्मेवारी पेरेंट्स की होती है। लेकिन जहां बच्चे गलत होते हैं, मैं स्कूल गोइंग बच्चों की बात कर रहा हूं अभी, तो ये दुर्भाग्य की बात है कि पेरेंट्स को बच्चों की गलतियां सबसे बाद में पता चलती है। जी, अगर बच्चा, फर्ज कीजिए कि सिगरेट पीने लगा, तो सबसे पहले उसके दोस्तों को पता चलती है, बिल्कुल। फिर हो सकता है टीचर को पता चले, उसके बाद कहीं जाके पेरेंट्स को पता चलती है। समाज की अब रिलेवेंस धीरे धीरे इसमें खत्म हो रहा है। पहले जमाने में गांव में बच्चे की परवरिश होती थी, कोई चाचा लगता था, कोई मामा लगता था, कोई फूफा लगता था, एक परिवार में संयुक्त परिवार था, कोई चचेरा भाई है, कोई ममेरा भाई है, तो सब लोग सम्मिलित रूप से रहते थे, एक ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम काम करता था।
अनफॉर्चुनेटली वो कंट्रोल सिस्टम समाज का खत्म हो गया। दिल्ली के शहर को देखें आप, दिल्ली में कौन क्या कर रहा है, सिगरेट पी रहा है या ड्रग ले रहा है या फॉर दैट मैटर कुछ भी कर रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ मतलब तो बात हमने शुरू की थी फैमिली से। पेरेंटिंग पुराने जमाने की तुलना में आज बहुत कॉम्प्लेक्स है। जी, पेरेंट्स को जरूरत है अवेयर रहने की। अगर वो 10 रुपए बच्चे को देते हैं, हालांकि 10 रुपए तो आज कौन देता है, 100 रुपए उसको जेब खर्च के देते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि बच्चा ये पैसा कहाँ खर्च कर रहा है। रैंडमली सेक्रेटिवली बच्चे की किताबें चेक कर लें, उसके कपड़ों को चेक कर लें। बहुत ज़्यादा ऐसा भी ना करें जासूसी के बच्चा ऑफेंडेड फील करे, लेकिन एक बहुत क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। तो इसी के अंदर मैंने देखा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर उन्होंने सोशल मीडिया बैन ही कर दिया बच्चों के लिए। ऐसा कुछ कंसेप्ट इंडिया में भी आना चाहिए बिल्कुल आना चाहिए। कि because जितना दिमाग खराब लोगों का सोशल मीडिया से हो रहा है ना, स्पेशली बच्चों का। मेरे 5 साल का बेटा है, लेकिन वो भी पता नहीं क्या क्या देखता रहता है। फिर- मेरे को देखना पड़ता है कि भाई तेरा कंटेंट रेलेवेंट है या नहीं, तो मैंने देखिए, फिर ब्लॉक बात ही कर रखा है। देखिए फिर बात यही आती है पेरेंटिंग की। सबसे पहला कर्तव्य तो पेरेंट्स का है कि अपने बच्चे को मोबाइल से, लैपटॉप से, टैबलेट से दूर रखे, उसको क्वालिटी टाइम दे। ये पॉसिबल नहीं है कि पेरेंट्स खुद तो रील देखेंगे और अपने बच्चे को कहेंगे कि तू पढ़ने बैठ जा। दिस इज नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल। बिल्कुल सर, बच्चे हमें पेरेंट्स को एक आइडियल सेट करना पड़ेगा कि ओके दिस इज आवर फैमिली टाइम, अब हम साथ बैठ के खाना खाएंगे या अब हम बात करेंगे, इस पर्टिकुलर मोमेंट में हम एक दूसरे के लिए टाइम शेयर करेंगे। अगर हमें मोबाइल देखना है तो ज़रूरत के हिसाब से देखना है। अगर हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो इंटरटेनमेंट का पोर्शन पर्टिकुलर फिक्स हो। और जहाँ तक अब जो चलन एक नया आ गया है कि बच्चे की प्राइवेसी के लिए बच्चे को एक अलग कमरे में ऑल टुगेदर रख देते हैं। एक अपने बच्चा अपने एक अलग कमरे में क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किसी को नहीं पता। तो कहीं ना कहीं, और देखिए इस परिप्रेक्ष्य में मैं ये बात और कहना चाहता हूँ कि आज के डेट में आप बच्चों को सोशल मीडिया से दूर भी नहीं रख सकते। बिल्कुल, बस ये है कि कंटेंट वो क्या देख रहा है उस पर थोड़ा सा चेक होना चाहिए कि सरकार से ज्यादा जवाबदेही पेरेंट्स की है इस विषय में। बिल्कुल सर, मानता हूँ। इसलिए मैंने तो क्या करके सेट ऑफ चैनल चाहिए, तुम सिर्फ इस फोन पे या इस टैब पे या फिर इस टीवी पे, इसके अलावा कुछ और देख ही नहीं सकते हो। सारे टीवी में चाइल्ड लॉक आते हैं, पर यूट्यूब पे तो वो, इवन यूट्यूब पे भी आपको सेट करना पड़ेगा बच्चों के लिए। हाँ, मैं सेट तो पेरेंट्स को करना होगा ही होगा। बिकॉज एक फैमिली टाइम उनको देना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आजकल क्या हो गया, अच्छा मेरे को खाना खाना काम करना, एक काम करे, तू फ़ोन देख ले, तू फ़ोन पकड़ ले। जाहिर बात है पेरेंट्स खुद ही बेचारे अपने दैनिक दिनचर्या में इतने बिजी हैं कि उनके पास समय की प्रॉब्लम है। बिल्कुल सर। और सर थोड़े से मेरे को आपसे पूछना है कि आप अपने करियर में, आपका इतना लंबा करियर रहा है, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग ऑपरेशन रहा हो, चाहे वो क्रिमिनल्स पे हो या किसी भी सॉर्ट का ऑपरेशन हो, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर हुआ और वो सॉल्व हुआ हो, तो कुछ उसके बारे में बताइए। देखिए बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। आपने बसों में, ये एक टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत बार बसों में जेब तराशी की बात आपने सुनी होगी। एक खास पर्टिकुलर इंसिडेंट मैं बताता हूँ। एक डीटीसी के बस में एक आदमी जेब तराशी कर रहा था। जेब तराश ग्रुप में चलते हैं। एक आदमी का काम होता है वो आपके मोबाइल निकालेगा, दूसरे का काम होता है वो आपका ध्यान भटकाएगा, तीसरे का काम होता है चुपचाप मोबाइल लेके सरक जाना ताकि पकड़े ना जाए। हो सकता है उसके साथ पीछे बैकअप टीम चल रही हो जिसमें गाड़ी में बैठे चले जाएं। तो इस तरह से एक तरीके से ऑर्गेनाइज होके ही जेब तराशी करते हैं। तो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट में एक नौजवान लड़का था डीटीसी बस में, ये जनकपुरी की ही बात है। उसका मोबाइल फोन धीरे से खींच रहे थे, तो इस बीच उस लड़के ने पकड़ लिया, स्कफल हुआ, उसने, यंग लड़का था, उसने जबरदस्ती पकड़ लिया उसका हाथ। अब कई बार मुलजिम भी पैनिक में आ जाते हैं। जेब तराश पैनिक में आ गया, उसने एक, उसके साथी ने मिलके एक चाकू निकाल लिया।
चाकू निकालने के छीना झपटी में जेब तराशी कर रहा था, जो पिक पॉकेटिंग कर रहा था, उसका इंडेक्स फिंगर चाकू के बीच में आ गया और पूरे का पूरा चाकू छीना झपटी में ये उंगली कट के गिर गई। जब पुलिस मौके पे पहुंची तो वहां काफी खून था। इनिशियली ये कॉल थी कि एक आदमी को चाकू लग गया है। अब मौके पे जब पुलिस अफसर जाता है तो उसे आमतौर पे कुछ समझ नहीं आता, उसे हर बात पूछना पड़ता है, हर बात तस्दीक करनी पड़ती है और ज्यादातर ऐसे केसेस कुछ सेकंड्स में हो जाते हैं। कई लोग इस चीज के आई विटनेस भी नहीं बन पाते, तो पूछ करके ही काम चलता है। जो विक्टिम होता है, या तो विक्टिम ये बेस्ट बता सकता है क्या हुआ था, या मुलजिम बता सकता है बेस्ट क्या हुआ था। खैर मौके पे डीटीसी बस में खून वगैरह गिरा हुआ था। कंडक्टर से पूछताछ करने पे पता चला कि एक आदमी की उंगली भी कट गई थी, जो इंजर्ड था, जिससे जेब तराशी हो रही थी। फिर हॉस्पिटल में जाके कई सारे कहानियां जो समझ में आई। तो नटसेल में हुआ ये था कि छीना झपटी के दौरान उस लड़के ने जब अपने आप को चाकू से बचाने की कोशिश की तो जेब तराश का ही उंगली आया और चाकू के बटनदार चाकू था, उंगली कट के गिर गई। अब इधर मौके की बात करते हैं। मौके पे पुलिस ने उंगली बरामद कर ली, उंगली से फिंगरप्रिंट ट्रेस किया, फिंगरप्रिंट के फिंगरप्रिंट ब्यूरो से उसका पता किया और उस कटे हुई उंगली से उस जेब तराश तक पहुंच गए। तो ये एक मामूली घटना थी, लेकिन ऐसी चीजें होती रहती हैं पुलिस में, पुलिस पकड़ती रहती है। बिल्कुल सर। और ये इसके बेसिस पे बाद में उस मुलजिम को सजा होने के भी चांस 100% हो गए थे। सर अब मेरे को ये जानना है इसका मुस्लिम कौन बचा, वो पिक पॉकेट वाला वो मुस्लिम था या फिर जिस बेचारे का फोन चोरी हो रहा था उसने अपने आप को बचाया वो मुस्लिम था? बिकॉज अगर देखे तो क्राइम दोनों तरफ से हो गया, उससे उंगली कट गई। उसने तो अपने सेल्फ डिफेंस में किया ना। देखिए, एक आदमी को आप जेब तराश चाकू मारने जा रहे हैं, अपने बचाव में वो किया, पहली बात। दूसरी बात, जेब तराश के तरफ से कोई शिकायत नहीं है कि मेरे उंगली काट दी इसने। तो एक कंप्लेंट के लिए, एक अपराध होने के बाद सारे चीजों को होलिस्टिक तरीके से देखा जाता है। ठीक है, मतलब ये बड़ी इंटरेस्टिंग थी। फोन चोरी करने के लिए आया तो अपनी उंगली गवा के चला गया। तो छोटी छोटी चीजें भी बड़ी इंटरेस्टिंग कई बार पुलिस में हो जाती हैं। पर अब जैसे फिर से मैं घूम फिर के मैंने पहले क्वेश्चन पे ही आता हूँ, जिस तरह क्राइम इवॉल्व कर रहा है पुलिसिंग को भी इवॉल्व होना होगा, उसके लिए ट्रेनिंग भी चाहिए होती है। तो आपको क्या लगता है कि अब दिल्ली पुलिस को अब आगे क्या, किस चीज़ में और ज़्यादा प्रोफेशन होना पड़ेगा या और ज़्यादा चेंजेस या ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी? बिकॉज चाहे ऑफिसर हो चाहे सिपाही हो, हम पढ़ के तो वही आते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स और जोग्राफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो कैसे सिखाई जा रही हैं? देखिए, पुलिस का जो काम है उसमें कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं लगता। एक बेसिक इंटेलिजेंस का आदमी सेलेक्ट किया जाता है, उसको लॉ पढ़ाई जाती है, उसको इन्वेस्टिगेशन पढ़ाया जाता है। अब तो उसको साइबर भी सिखाने लग गए हैं और धीरे धीरे ट्रेनिंग दी जाती है। इंडिविजुअल का भी काम है और कई पुलिस अफसर इंडिविजुअल लेवल पे भी अपना ज्ञान बढ़ाते रहते हैं, स्केल करते रहते हैं। लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस बाकी स्टेट की पुलिस से काफ़ी इफ़िशियंट है, काफ़ी ट्रेंड है और समय समय पर डिफरेंट कोर्सेज इनको कराए जाते हैं। बेसिक ट्रेनिंग भी 2 साल की होती है। एक अगर एंट्री लेवल सब इंस्पेक्टर की बात करें तो प्रॉपर ट्रेन किया जाता है। सर एक क्वेश्चन है, मेरे को एक ऐसा ऑपरेशन बताइए जो आपने किया हो, जो आपने लीड किया हो और आपको अभी तक उस बात का सुकून हो कि हाँ मैंने ये काम कर दिया, उससे बहुतों का भला हुआ। देखिए, आपने बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल कर दिया, इसमें आपने बहुत सारे चीज़ें डाल दी जिसमें मुझे सुकून भी हुआ हो, जिसमें लार्जर प्रोस्पेक्टिव में लोगों का भला भी हुआ है। एक छोटे से आंसर में उसको समाहित करना बड़ा मुश्किल है। मैं यहाँ पे ये प्रेफर करता हूँ कि आपको ये बताऊं जिससे मुझे दिल से खुशी मिली जिस काम को करने से। बिल्कुल सर। ये बात काफ़ी पुरानी है। मैं एक थाने में बतौर SHO काम करता था, तो वहाँ एक दिल्ली का मशहूर मंदिर भी है।
उस मंदिर के आसपास बहुत से लावारिस बच्चे इकट्ठे हो जाते थे वहाँ भंडारा वगैरह के चक्कर में। तो उन बच्चों से मेरी दोस्ती हो गई थी। दोस्ती पुलिस के, जब बच्चों को लगा कि ये पुलिस अफसर हार्मलेस है, थोड़ा सा बच्चों से बात कर लेता है, तो उस दोस्ती के वजह से उनकी जीवन की बातें सुन के, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, वो कैसे लावारिस जीवन जी रहे हैं, तो एक इंसाइट मिला। और बच्चे, कई लोगों को मैंने रिस्टोर भी उसमें कराया। यहाँ तक कि कोई अगर उनके ग्रुप में नया बच्चा आ जाता था, कोई बच्चा अपने घर से भाग के आया, मान लीजिए फर्रुखाबाद से कोई बच्चा भाग के आ गया फॉर इंस्टेंस, तो वो रात को जब मैं गश्त के लिए निकलता था तो वहाँ रुकता था, सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते थे, कभी उनको टॉफ़ी दे दी, चॉकलेट दे दिया, तो हमारी दोस्ती चलती रही। तो जो भी कोई बच्चा आता था उसके विषय में वो बता देते थे। उस बच्चे से थोड़ा पूछताछ करने पे पता लगता था कि ये कहाँ से है, कैसे है। तो कई बच्चे नादान होते हैं, गुस्से में घर छोड़ के भाग आते हैं, तो हमने उस बच्चे को अपने रिसोर्सेज से उनके घर पहुंचा के उनको मिलवाया। तो इस चीज़ का मुझे बड़ा आत्मिक सुख है कि एक पेरेंट्स को उनके बच्चे तक पहुंचाए। किसी को दिल्ली पुलिस ज्वाइन करनी हो तो उसको क्या किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, दिल्ली पुलिस में अगर ज्वाइन करने की बात आती है तो दिल्ली पुलिस में मुख्यतः 3 लेवल पे एंट्री है। पहले तो कांस्टेबल, दूसरा सब इंस्पेक्टर, तीसरा दिल्ली एंड अंडमान निकोबार पुलिस, क्योंकि ये टेरिटरी है सीएपी है, और एक सिविल सर्विसेज जो है आईपीएस के लिए, वो तो सबको पता ही है। सिपाही के लिए 12th पास होना ज़रूरी है, ड्राइविंग लाइसेंस होनी ज़रूरी है, फिजिकली फिट सारे लोगों को होना ज़रूरी है, अक्रॉस द ऑल रैंक्स। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, पढ़ना पड़ता है। पढ़ाई बाकी नौकरी के तैयारी में और पुलिस की तैयारी में ये है कि बाकी नौकरियों की तैयारी में आपको सिर्फ दिमाग लगाना है, सिर्फ पढ़ना है। यहाँ थोड़ा आपको फिजिकली भी फिट होने की आवश्यकता होती है। इंटरव्यू भी होते हैं, जैसे आर्मी भी होते हैं, इंटरव्यू होता है। एसएसबी के तौर पे 5 दिन का लंबा नहीं होता है, लेकिन इंटरव्यू इज पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर। और बाकी सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को कि दिल्ली पुलिस कैसे, कितनी सक्षम है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पेशली किसी भी क्राइम के लिए? तो पुलिस का बेसिक अगर हम काम देखें तो पुलिस का बेसिक काम ये है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, अपराध को ना होने देना, और अगर अपराध हो गया तो उसको डिटेक्ट करना इन द सेंस कि मुलजिम को पकड़ के उसको सजा दिलवाने की कोशिश करना। अब यहाँ ये महत्वपूर्ण बात ये समझने की है कि सजा देने का काम पुलिस का नहीं है जी। पुलिस का काम लिमिटेड है, प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट करके कोर्ट में पहुंचाने का है, और इस काम में दिल्ली पुलिस सक्षम है। हर तरीके से कोशिश करती है कि जो यहाँ के सिटीजन्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी मदद की जाए। विद यू फॉर एवर। दिल्ली पुलिस। सही है सर, बिल्कुल। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले एपिसोड में।